देखिए और बताइए, और क्वेश्चन लिखे हुए हैं। नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको बताना है। पहला, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -1। क्या -1 पे कंटिन्यूअस है? यस और नो जवाब चाहिए। इज एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -1? ये जो -1 है इस पे कंटिन्यूअस है क्या? दैट्स आई वांट टू नो। -1 पे इज इट इज कंटिन्यूअस? देखिएगा, इसके राइट की लिमिट भी -1 है, सो 0 है, और वैल्यू भी 0 है। लेफ्ट में ग्राफ है ही नहीं, लेफ्ट में कहीं भी ग्राफ नहीं है, तो लेफ्ट में लिमिट आप मिलेगी ही नहीं क्योंकि ग्राफ नहीं है। देखिए वैल्यू मिल रही है 0, उसकी राइट हैंड लिमिट भी मिल रही है अपने पास 0, तो राइट और वैल्यू इक्वल है, लेकिन लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, इसलिए कंटिन्यूअस है। चलिए, एफ हैज नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी एट 0। क्या 0 पे नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है? नहीं बेटा, राइट कंटिन्यूअस नहीं, सो कंटिन्यूअस कहेंगे नमन, सो कंटिन्यूअस कहेंगे क्योंकि लेफ्ट में डेफिनेशन नहीं है। अगर डेफिनेशन होती तो राइट कंटिन्यूअस कहते। शब्दों का ध्यान रखें। हाँ, 1 पे क्या, 0 पे क्या, देखो x इक्वल टू 0, ये 0 पे क्या है? ये पूछ रहा है 0 पे आपके पास वैल्यू और राइट लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट क्या है 0 पे? 0 पे राइट हैंड लिमिट है 0। 0 पे वैल्यू क्या है? 0 पे वैल्यू है 0। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट अगर ये -1 मानता हूं, सपोज करो, लिखा नहीं है यहाँ पे, होना चाहिए था। अब -1 है तो ये -1। अब ये पूछ रहा है f हैज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट टाइप एट 0। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब होती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट हो। फाइनाइट टाइप पूछ रहा है एंड इक्वल ना हो। तो देखो, राइट हैंड लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, फाइनाइट इक्वल नहीं है। यस, ये सही है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, करेक्ट है, ठीक, ये सही है। नाउ f हैज आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। 1 पे क्या आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी है? आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी में क्या बताया था मैंने? उसकी वैल्यू जहां थी वहां ना होके कहीं और हो जाए, आइसोलेट हो जाए, उससे अलग हो जाए। यस, दिख रही है वैल्यू नीचे आ गई, यस आइसोलेटेड है, यस ये भी ट्रू है। f हैज मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे क्या मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है? क्लियर है? लेफ्ट और राइट तो मिल रही है और इक्वल भी है, लेफ्ट राइट मिल रही है और इक्वल है। ध्यान रखना, इन दोनों के लिए, लेफ्ट थर्ड एंड फोर्थ के लिए, लेफ्ट और राइट दोनों मिलनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, वो हो रही है, और यहाँ पे वैल्यू तो है ही नहीं, तो ये आप, ये भी ट्रू है, बिल्कुल सही है। एट x इक्वल टू 3 नॉन रिमूवेबल इनफिनिट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यस बिल्कुल सही है, 3 पे इनफिनिट है, ये सभी ट्रू है। तो अभी जो ऊपर अपने डिस्कशन किया कि टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मेरे ख्याल से और क्लियर हो गया आप सबको, ठीक। चलो अब आते हैं क्वेश्चनों में। ये सबको समझ में आ गया? कुछ ग्राफ व्राफ छूटा तो नहीं है? बना लीजिए, कुछ लिखना छूटा है तो नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप वीडियो देख लीजिए। सर आप वीडियो कब अपलोड करेंगे? अब कल से चालू किया यार, करता हूं, आ जाओ। ये क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए यार, क्वार्ट वाला 2 बार कर लिए ना ऐसे क्वेश्चन, नहीं कर रहे फालतू के। ये भी अभी करवा दिया, अभी एग्जाम्पल में कराया, ये भी नहीं कर रहे। अब आ जाइए कंटिन्यूटी स्टेटमेंट और ध्यान से पढ़ लीजिए। कंटिन्यूटी की जब भी हम बात करेंगे उसके डोमेन ऑफ द फंक्शन में बात करेंगे। हम कहा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहाँ है भाई? तो डोमेन में, हम डोमेन की बात करेंगे। जैसे 1/x-1 हो, 1/x, ये सब कंटिन्यूअस होंगे इन देयर डोमेन। कंटिन्यूटी की जब भी हम बात करेंगे, सुनना ध्यान से, कंटिन्यूटी की हम जब भी बात करेंगे हम उसके डोमेन में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे तो जैसे 1/x-1 के डोमेन में x इक्वल टू 1 नहीं आता, 1/x-1 के डोमेन में x इक्वल टू 1 नहीं आता, तो हम बोलेंगे भाई x इक्वल टू 1 छोड़ के बाकी पॉइंट पे अब बात करो।
यही बोलेंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। डोमेन में कौन नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, मतलब 1 पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो जब भी हम डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे तो जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा रैशनल एक्सप्रेशन का, वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देगा। क्लियर होगी बात। और 10x में कैसे होगा सर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 10x को लिख दो sin x अपॉन cos x। अब जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा, रैशनल बन गया, जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा वो देगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जितने भी एलिमेंट्री फंक्शन होते हैं, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स फंक्शन, ये सब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होते हैं एट ईच पॉइंट ऑफ देयर डोमेन। अपने डोमेन के हर पॉइंट पे ये बेसिक फंक्शन आपके क्या होते हैं, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। अब एलिमेंट्री फंक्शन कौन नहीं है, जैसे एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आ गया, क्या होता है इसका डोमेन बच्चों, सभी जानते हो इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। और ये भी जानते हो कि डिसकंटिन्यूअस होता है, कहां डिसकंटिन्यूअस होता है ये भी तुम जानते हो, एट एक्स इक्वल टू इंटीजर। इंटीजर इसके डोमेन के अंदर है, इंटीजर इसके डोमेन का पार्ट है, इंटीजर इसके डोमेन का पार्ट है, और हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। तो इस फंक्शन के लिए ऐसा नहीं कहूंगा कि ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, नहीं, ये फंक्शन अपने डोमेन के अंदर जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है सब पे डिसकंटिन्यूअस है। ये स्टेटमेंट इज ओनली फॉर दिस एलिमेंट्री फंक्शन, दीज आर द एलिमेंट्री फंक्शन विच आर रिटन हियर। ये केवल इसके लिए है, इन सब के लिए नहीं है, इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम, इन सब के लिए नहीं है, ठीक। एक और बात ध्यान रखिएगा, सो इनवर्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस। ये एग्जांपल लिखा हुआ, ये फंक्शन दिया है, इसका आप इनवर्स निकालिए, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एफ एक्स, इसका ये इनवर्स आया, ये इनवर्स आपका कंटिन्यूअस है, 0 पे ध्यान देना, क्योंकि 0 के ऊपर फंक्शन डिफाइन हो रहा है, 0 बन रहा है, ना उसके नेबरहुड में फंक्शन, ना उसके इधर फंक्शन है, तो सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के हिसाब से डिफाइन हो गया 0 पे, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि किसी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का इनवर्स कंटिन्यूअस हो जाए, जैसे यहां पे हो रहा है। हाँ, अगर ये ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ था, ये यहां से एग्जैक्ट चालू होता तो फिर हमें को प्रॉब्लम के बारे में सोचते, यहां तो यार चालू ही नहीं हुआ, तो देर की गैप के बाद चालू हो रहा है, तो केवल 0 पे कंटिन्यूअस है, दिस इज द सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक। आइए अब मेन चीज पे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड डाउटफुल पॉइंट्स। डाउटफुल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पे हमें डाउट है कि कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब जैसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पे जी एक्स इक्वल टू 0 होगा, जहां पे जी एक्स 0 होगा वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ध्यान रखना, अगर एफ एक्स और जी एक्स खुद कहीं डिसकंटिन्यूअस है, ये उन पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, डाउटफुल पॉइंट है वो, उन पे चेकिंग करनी पड़ेगी। क्लियर। मॉड ऑफ एफ एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होता है अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स जी एक्स इक्वल टू 0 अगर एफ एक्स जी एक्स खुद कंटिन्यूअस है। अगर एफ एक्स जी एक्स खुद कहीं डिसकंटिन्यूअस है तो वो वाले पॉइंट भी इसके डिसकंटिन्यूटी पॉइंट में शामिल हो सकते हैं, वी हैव टू चेक इट। चलिए सिंपल क्वेश्चन पे आ जाओ, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन, चलिए निकालिए, रैशनल एक्सप्रेशन है, जिसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे मिलेगी, जहां पे डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 होगा, तो डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दो, 2 sin x minus 1 equal to 0, so sin x equal to 1 by 2, sin x equal to 1 by 2, तो आप पूरा एंगल निकालिए बेटा, दिस इज इक्वल टू sin pi by 6, so x is equal to n pi plus minus 1 की पावर n pi by 6, ठीक है। तो इन सभी एंगलों पर जहां n बिलोंग करता है एक इंटीजर को,
इन सभी एंगलों पे बेटा ये जो फंक्शन होगा ये डिसकंटिन्यूअस होगा। इसके अलावा किसी और पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा क्या, चेक करो। क्या sin x कहीं डिसकंटिन्यूअस होता है? नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, बस केवल इसी पे होगा। मान लो sin x की जगह tan x आ गया होता, तो tan x कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, उसको भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में इंक्लूड कर देते हैं। देखो ना, डिनोमिनेटर 0 पुट करो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0। मॉड को जैसे ही मैं रिमूव करूंगा तो वो प्लस माइनस देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करिए और वैल्यू दीजिए। कौन कौन सी वैल्यूज आई बताइए। एक तो दिख रहा है क्लियर, प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 1 ना, ये आ गई वैल्यूज। ये 4 पॉइंट है जहां पे डिसकंटिन्यूअस है। क्या इसके अलावा किसी और पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? नहीं, क्योंकि पोलिनोमियल है, ये तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है ऑल रियल नंबर के लिए। थर्ड केस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्लियर दिख रहा है किसी भी रियल नंबर के लिए जीरो नहीं हो सकता, तो नो वैल्यू या नल सेट। फोर्थ केस देखो ध्यान से, फोर्थ केस में e की पावर में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस हुआ यहां भी तो पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एक तो हो गया x इक्वल टू 2, x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक हो गया x इक्वल टू 2। दूसरा देखो, दूसरा जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा, जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा इसको सॉल्व कर दो, यहां से हो जाएगा आपके पास 1 इक्वल टू ई टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और 1 को लिख दो वापस e की पावर 0, इसको इक्वेट कर दो, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो फाइनली द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर x की वैल्यू होगी 1 एंड 2। फिफ्थ केस ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ केस में बच्चों से मिस्टेक्स होती है। फिफ्थ केस क्या लिख रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बड़ा ब्रैकेट सब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर बंद, डबल ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कर दिया, क्या आएगा भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर करूंगा तो जैसे मान लो x की वैल्यू 2.5 है, उसका निकाला मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या आया ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आया। मैंने कहा इसका फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दे बच्चे, क्या आएगा इसका फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने से कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी वो आएगी, x नहीं आएगा, ध्यान रखना। x तो 2.5 था, वापस 2 मिल रहा था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा माइनस। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, फिर यहाँ एक फॉर्मूला लग देखिए, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n, तो द ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस क्या n, या ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस n कितना होता है, बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस n, या माइनस n में दिक्कत है तो प्लस यहां करके n के साथ माइनस दे दो, वैसे बाहर निकाल दो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 पे अगर आप फॉर्मूला लगाने में दिक्कत हो, यहां प्लस कर दो, 1 के माइनस इसके साथ दे दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n का फॉर्मूला लगा दो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये ब्रैकेट डाल रहा हूं, प्लस ऑफ माइनस 1। कोई प्रॉब्लम? अब आप जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे क्या होगा, ध्यान से देखो, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ब्रैकेट में
ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस माइनस प्लस 1, दिस कैंसल आउट, fx इज इक्वल टू 1, fx इक्वल टू 1 एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन को हम आगे लेके गए। ये क्या हो गया बेटा, सभी रियल नंबर के लिए क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया। थोड़ा सा ऐसे डिसीजन नहीं लेना बिल्कुल आंख बंद करके, हाँ यार ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखा तो इंटीजर पे बोल दो, नहीं, सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखिए कहीं ऐसा तो नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर कट ही गया। इस क्वेश्चन में देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर कैंसिल हो चुका है, ये थोड़ा अच्छा, दोनों अच्छे क्वेश्चन है, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 10x माइनस 1, 0 से 4 पाई के बीच में फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जीरो से 4 पाई में, 0 से 4 पाई में यू टू फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो क्या होगा सॉल्यूशन, सबसे पहले चीज देखिए कि डिनोमिनेटर 0, रूट 3 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x हो गया 1 बाय रूट 3, मतलब ये हो जाएगा 10 पाई बाय 6। यहां से x की वैल्यू मिल गई, चाहो तो ग्राफ भी बना सकते थे आप, ऐसा दिक्कत नहीं था, वैसे भी कर सकते थे, ग्राफ से भी काउंट कर सकते थे। ग्राफ से जल्दी बनेगा क्या, बिल्कुल जल्दी बनेगा, ग्राफ खींचना पड़ेगा थोड़ा सा। 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, है ना, 5 पाई बाय 2 3 पाई, 7 पाई बाय 2 4 पाई। अब ग्राफ बना लीजिए, ये ग्राफ बना और यहां से आगे से आएगा ग्राफ, यहां से गुजरेगा, लेकिन मेरे को केवल यहीं तक लेना है। अब आ जाइए, x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू कितना 1 बाय रूट 3, तो 1 बाय रूट 3 x इक्वल टू 1 बाय रूट 3 वाली एक लाइन खींच दो, y इक्वल टू 1 बाय रूट 3 पे एक लाइन खींच दो। ये इंटरसेक्शन 4 पाई के बाहर चला गया, तो कौन कौन सा इंटरसेक्शन आएगा, ग्रीन ग्रीन हरी हरी इंटरसेक्शन, 1 2 3 4, ये तो बाहर चला गया, 4 यहां मिल गए सॉल्यूशन। अच्छा, ये तो उस समय मिले जबकि ये डिनोमिनेटर 0 होगा। अच्छा 10x खुद कहेंगे डिसकंटिन्यूअस है, अब 10 कहां का डिसकंटिन्यूअस है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लो, उसको काले पॉइंट से मार्क कर दिया। 10 कहां का डिसकंटिन्यूअस है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, जो इनके बीच में आ रहा है। तो टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गए इसके ग्रीन वाले 4 और ब्लैक वाले 4, ठीक है, तो 4 ग्रीन वाले और 4 ब्लैक वाले, तो 4 प्लस 4, टोटल आपके पास 4 ग्रीन वाले, वो ग्रीन से लिख रहा हूं, 4 ग्रीन वाले और 4 क्या ब्लैक वाले, टोटल हमारे पास कितने हो गए, 8 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पीओडी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ग्राफ बना लोगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, 8 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गए, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, सॉरी एक्स अपॉन एक्स प्लस मॉड एक्स, एन मॉड एक्स तो अगले क्वेश्चन के साथ ले लेंगे, यहां पे क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, and you to draw the graph also.
यस, x अपॉन 1 प्लस मॉड x, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कौन से क्वेश्चन का 7 आंसर है? 7th क्वेश्चन, नो पॉइंट, नल सेट। अरे महान आत्मा, डिनोमिनेटर कभी जीरो हो ही नहीं सकता, 1 प्लस मॉड x लगा है। रैशनल दिख रहा है, डिनोमिनेटर कभी जीरो होगा क्या? 1 प्लस मॉड x है बेटा। बच्चों तो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। सर 9th कौन सा है? वे 9th सोचने दो। क्या है, मेरी इसकी जो फाइल है ना, मेरी हैंड रिटन फाइल जो है, मैंने खुद बनाई है जो, वो मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गई। ग्राफ आप थोड़ा रिवाइज कर लो भैया। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में तो ग्राफ के बिना मजा ही नहीं आएगा। सर ग्राफ में जो रेजोनेंस कोचिंग का जो सिंबल है उसका उल्टा, मतलब नीचे की तरफ मिरर इमेज। अरे यार, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम तो ग्राफ बनाओ, खत्म बात है ना। और ये वाला 8th क्वेश्चन करो, रेजोनेंस में क्या है नहीं है, क्या करना उससे यार। नहीं नहीं सर, उसका सिंबल वैसा है। अरे छोड़ना यार, मुझे तो बस अपने कोचिंग का सिंबल मालूम है, पाई, बहुत सिंपल है, पी डॉट आई डॉट ई। तो डॉट इसलिए लगा दिया क्योंकि मेरा कोर्ट केस हो गया था पाई वालों से, पाई एजुकेशन वालों से। हाँ जी, क्या हुआ ग्राफ? पहले बताओ डोमेन क्या है। थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट वाले ग्राफ जो लिए थे उनको एक बार देख लीजिएगा बेटा, वो सब काम में आएंगे अभी। ठीक है, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज डोमेन। डोमेन के लिए क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर जीरो। भाई ये तो ऊपर का डोमेन क्या है, न्यूमरेटर का डोमेन क्या है? अगर मैं कहूं न्यूमरेटर तो x है, इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर। डिनोमिनेटर का डोमेन क्या है? डिनोमिनेटर कौन है? डिनोमिनेटर कौन है बोलो? 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। 1 का डोमेन क्या है? रियल नंबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन क्या है? रियल नंबर। इसका इंटरसेक्शन, तो डिनोमिनेटर का डोमेन रियल नंबर। लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर को जीरो रख दो, इसका मतलब क्या हुआ? 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू जीरो। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू -1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 किस x की वैल्यू के लिए होता है, ध्यान रख लो। तो बहुत क्लियर है सभी को, या बच्चा बच्चा जानता है, जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में। सो व्हाट इज द फाइनल डोमेन? रैशनल फंक्शन का डोमेन लगा दिया, तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ न्यूमरेटर विच इज कैपिटल R, इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ डिनोमिनेटर, अगेन कैपिटल R, माइनर डिनोमिनेटर कहां जीरो हुआ? -1 से 0, इसको इसमें से माइनस कर दिया। तो फाइनल डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 0, तो 0 ओपन में आएगा। अब कोई बोले साहब इसका रेंज निकाल लो, तो रेंज निकाल लो तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, तो इसको अपन एक साथ पूरी वैल्यू तो दे नहीं सकते। ये छोटे छोटे टुकड़े टुकड़ों में वैल्यू लेगा, पार्ट पार्ट में वैल्यू लेगा। क्या पार्ट पार्ट में वैल्यू होगा? दो इंटीजर के पार्ट में वैल्यू लेगा। मतलब 1 से 2 पे अलग वैल्यू लेगा, 2 से अलग वैल्यू लेगा। अब इस क्वेश्चन का जब हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए अपने को इसको पार्ट पार्ट वाइज हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर पूरा 1 से 10 तक वैल्यू नहीं लेगा। 1 से 2 लेगा, 2 से 3 लेगा, 3 से 4 लेगा। समझ गए? क्लियर? तो अब आप इसका जब ग्राफ बनाने बैठेंगे तो आपको केस बनाने पड़ेंगे, डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। क्या डेफिनेशन बनाओगे? मैं डेफिनेशन बना देता हूं, और नीचे बना देंगे। चलो ऊपर से आते हैं। जब x की वैल्यू मान लो
-c से 2 के बीच, -2 के बीच में। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया ना, तो ये तो दो इंटीजर के बीच में वैल्यू लेगा, तो आप दो इंटीजर के बीच में वैल्यू रखते जाओ। जब x की वैल्यू -c से -2 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बोलो। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? -c होगी, -c होगी ना, तो हो जाएगा x अपॉन 1 - 3, तो -x अपॉन 2। जब x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में होगी, तो यहां क्या वैल्यू हो जाएगी? x तो वेरिएबल है, तो x को थोड़ी रिप्लेस करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्लेस करेंगे, तो 1 - 2 हो जाएगी -x। जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी, तो -1 से 0 के बीच में तो हो ही नहीं सकती x की वैल्यू। ध्यान दीजिए, जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी, तो उसमें 0 बन जाएगा, तो फंक्शन नॉट डिफाइंड है। -1 से 0 के बीच में फंक्शन नॉट डिफाइंड है माय डियर। मतलब ये पूरा का पूरा, ये जो पार्ट है, ठीक है ना, ये तो डिसकंटिन्यूटी हो ही गया। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तो 0 से 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो फंक्शन हो जाएगा x, डबल कर दिया। जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, तो ये हो जाएगा x/2। जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाएगा 2, तो हो जाएगा x/3। एक और लिख देता हूं, जब x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में होगी, तो हो जाएगा x/4। ऐसे बढ़ती जाएगी ऊपर ये और कम होती जाएगी। ये इसकी डेफिनेशन बनी। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी आ जाएगा, वो पूरी वैल्यू तो ले ही नहीं सकता है, भले नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वैल्यू छोटी छोटी लेगा, दो इंटीजर के बीच में लेगा, है ना, नाम से क्या दिक्कत है, लेकिन ये जो वैल्यू ले सकता है वो छोटे छोटे ही लेगा, ज्यादा वैल्यू ले ही नहीं सकता ये। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो क्या होगा, बनाओ ग्राफ। अब चलिए, अब ग्राफ बनाना चालू होते हैं। x की वैल्यू 0 से 1, तो x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में होगी, तो ग्राफ बनेगा y = x। 0 पे ग्राफ रहेगा बोल्ड, 1 पे ग्राफ नहीं रहेगा, खाली 1 तक जाएगा। जब x की वैल्यू 1 से 2, x की वैल्यू 1 से 2, तो ग्राफ बनेगा x/2। तो अब स्लोप और कम हो गया इसका। इसका स्लोप क्या था? x/1, मतलब 1 स्लोप था, अब स्लोप है 1/2, तो स्लोप छोटा हो गया ना, एंगल और कम हो गया, मतलब ग्राफ और ऐसा इधर थोड़ा फ्लैट होगा। अच्छा अब देखो 1 पे वैल्यू क्या देगा, जब 1 रखूंगा तो वैल्यू देगा 1/2, वे चालू होगा 1/2 से। ध्यान से देखना ग्राफ कैसे बन रहा है। ये चालू कहां से होगा? x की जगह 1 लूंगा तो क्या होगा? 1/2। तो जब 2 लूंगा तो ग्राफ बनेगा 1 तक, तो यहां से लेके 1 तक चलेगा। 2 पे कितना बन रहा है? 1 ही बन रहा है, लेकिन 2 पे ग्राफ डिफाइन नहीं होगा। ठीक, अब 2 से 3 पे आ जाओ। 2 से 3, जब x की वैल्यू 2 लूंगा, तो 2/3, वैल्यू 2/3, तो 2/3 तो मेरे ख्याल से 1/2 से छोटी होगी, ज्यादा होगी? 2/3 ज्यादा होगी थोड़ी सी, थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू होगी, लेकिन स्लोप इसका और कम हो जाएगा 1/3, और 3 पे 3/3 1 हो जाएगा, तो फिर ये आपका 1 तक ही जाके रुक जाएगा। सब 1 तक जाके रुक जा रहे हैं, लेकिन स्लोप इसके और कम होते जा रहे हैं। 3 से 4 पे 3/4 0.75, ये और ऊपर चले जाएगा, और इससे थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, 0.75 से स्टार्ट होगा, और स्लोप और कम हो जाएगा, और ये थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, और 4 पे 1 बन गया, ये 1 पे जाके रुक जाएगा। मतलब ये 1 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। ये हो गया 1, ये इसकी 1 की बाउंड्री लिमिट बन गई है। ठीक, अब लेफ्ट में आते हैं। -1 से 0 के बीच में ग्राफ बनेगा ही नहीं, ठीक है,
अब आ जाइए -2 से -1, -2 से -1 पे ग्राफ बनेगा -x, ठीक। तो -x का ग्राफ जो बनेगा यहाँ पे ऐसा। अच्छा, वैल्यू क्या बनेगी वो देख लेते हैं। -2 लेने पे वैल्यू मिलेगी +2, भाग रही है वैल्यू, +2, ऐसा भाग रही है वैल्यू। यस, इधर कवर हो जाएगा, +4। ओके, ध्यान दो, -2 पे वैल्यू मिलेगी +2 और -1 में वैल्यू +1। तो ग्राफ -1 से 2 के बीच में मिलेगा, लेकिन 1 से लेके 2 के बीच में मिलेगा। x की वैल्यू 1 से -1 पे वैल्यू क्या मिल रही है, देखो -1 पे वैल्यू क्या मिल रही है, +1, तो 1 से स्टार्ट होगा। और -2 पे वैल्यू क्या मिल रही है, -2 पे वैल्यू मिल रही है माइनस, और -2 मीन +2, तो यहाँ 2 तक जाएगा। तो ग्राफ ऐसा बनेगा 45 डिग्री का। -1 पे ग्राफ पे बोल्ड रहेगा, नहीं, -1 पे ग्राफ खाली रहेगा, -2 पे ग्राफ बोल्ड रहेगा, ऐसा बना, ठीक। अब -c से 2 पे आ जाओ, -c से 2 पे, तो चलो, अब -2, तो -2 x/2 बनेगा, ठीक है। अब -2, तो जब -2 लूंगा तो ये दे देगा मुझको, -2 पुट कर दिया जाएगा, -2 और माइनस, +2/2 1, तो +1 देगा, फिर ये ग्राफ यहां से चालू होगा। -2 इंक्लूडेड नहीं है, बोला लगेगा। -c पे जाऊंगा तो माइनस और +3/2, 3/2 मतलब 1.5, तो 2 से अब कम होगा, कम होगा, ये थोड़ा कम होगा, यहाँ बोल्ड रहेगा, यहाँ बोल्ड रहेगा, ये 3/2 तक जाएगा, मतलब 1.5 तक जाएगा, तो ये और स्टिफनेस हो जाएगी। फिर यहाँ पे देख लो यार, एक आध और देखो, अब तब समझ में आएगा, ये तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। देखते हैं, -4 से -3, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर -4 बनेगा, और -4 + 1, तो वैल्यू मिल जाएगी -x/3। तो -4 से -3 पे और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे खाली गोला आएगा, -3 पे वैल्यू फिर 1 बनेगी, खाली गोला आएगा, खाली गोला आएगा, और -4 पे 4/3 बन जाएगी, 4/3, ध्यान देना, 4/3, यहाँ 3/2 बन रहा था ना, हाँ, 4/3 आपका फिर, लेकिन 1 से 2 से छोटा ही रहेगा, तो 4/3 तक यहाँ तक जाएगा। ये क्लियर दिख रहा है कि आपकी वैल्यू जो है, ऊपर जो वैल्यू आएगी, एक ज्यादा होगी, नीचे एक कम होगी, हमारा 10/9 भी होगा, तो ये वैल्यू कभी भी आपकी 2 को क्रॉस करेगी नहीं, ये बस मैक्सिमम 2 तक जा रहा है। ये इसका कुछ ग्राफ बन रहा है, देख लो भैया ग्राफ, मैंने ग्राफ बना दिया। अब आप मुझे बताइए इसका रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है पहला, अब पॉइंट और डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से हैं। ये जो डॉटेड लाइन यहाँ जो मैं खींच रखी है, ये डॉटेड लाइन को और इधर बढ़ा लेता हूं, ये 1 के ऊपर ये पूरी डॉटेड लाइन चल रही है, ध्यान रखना, मतलब ये फंक्शन ने 1 वैल्यू ली ही नहीं है। बेटा ध्यान से देखो ना, क्या है ग्राफ में, कैसे ग्राफ बना है। तो रेंज जो इसका बनेगा वो बनेगा आपका 0 to 2, सॉरी, हाँ, 0 to 2 एक्सेप्ट 1, क्योंकि y की वैल्यू 1 कभी मिली नहीं। बहुत ध्यान से देखो, पहली बार में करेक्ट आंसर होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं मचाना है। अच्छा ये बताओ, 0 के बाद जो पॉइंट है उस पर डिसकंटिन्यूटी है क्या, 1/2 पे है क्या, 1/3 पे है क्या, नहीं है। तो कहाँ कहाँ पॉइंट डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, जहां जहां गैप मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है, फिर कहाँ मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, इसके बीच में तो कंटिन्यूअस है, फिर 3 पे मिल रहा है, तो भाई गैप हो गए सब जगह। तो जितने इंटीजर हैं, अभी ये बात थोड़ी सी और तुम्हें समझ में आएगी, एक एग्जांपल ले लूं। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन से हो गए, बताओ, क्या आ गया, ऑल इंटीजर। कहीं एक्सेप्ट 0 क्यों लिख रहे हो तुम, ऑल इंटीजर आएगा ना, सभी इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है ना, तो भी लिखते रहते हैं, ऑल इंटीजर। भाई मेरे, 0 की राइट हैंड लिमिट बता, चलो बताओ बेटा, एट x = 0 क्या होगा।
बोलो 0 की राइट हैंड लिमिट, बोलो 0, 0 की वैल्यू बोलो 0, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्यों? रीजन बताओ। ड्यू टू ग्राफ या ड्यू टू डेफिनेशन? तो राइट हैंड लिमिट और वैल्यू इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट डेफिनेशन के कारण नहीं मिलती है, ग्राफ के कारण नहीं मिलती है, इसका तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ये एक थोड़ा खुफिया कंटिन्यूटी है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अब स्टार्टिंग में आप लोग के दिमाग में जरूर आ रहा था कि सर -1 से 0 को भी हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में शामिल करना चाहिए। नहीं, इसको नहीं करना चाहिए। क्यों बोला हमने? बोले सर ये डोमेन में नहीं है। नहीं, केवल डोमेन में नहीं है उससे मतलब नहीं है, इतने सारे रेंज में ही ग्राफ नहीं है, इतने सारे रेंज में ही ग्राफ नहीं है। शब्दों को ध्यान रखिएगा, इस पूरे रेंज में ही ग्राफ नहीं है।